हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिलैक्स गुरु पर। अगर आप एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 में भाग लेकर के डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं और आपको अगर अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि मुझे कौन सी ब्रांच से डिप्लोमा करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आप वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो बनाने के लिए हमारे दिमाग में विचार इसलिए आया क्योंकि हम कई बार जब कॉलेज में काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, 10वीं पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हमें कई बार महसूस होता है कि बच्चों को ब्रांचेस के बारे में जानकारी नहीं है और उस जानकारी के अभाव में बच्चा कंफ्यूज सा फील होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक बार ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आप पेरेंट हैं तो भी आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या सोच होनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर से करें, शेयर करें, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है और उनको अपने विषय चुनने में मैं अपने एंड पर अगर कोई सहायता कर पाता हूं तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है। कई बार स्टूडेंट्स इस पॉइंट को लेकर के भी बहुत कंफ्यूज महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें, हमारे आसपास कई सारे आईटीआई कॉलेजेस हमें सुनने में आते हैं। हम अभी डिप्लोमा कोर्स के एडमिशन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग होता है या 12th के बाद आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 3 लेवल्स होते हैं। इन 3 लेवल्स में आईटीआई से जब बच्चा उत्तीर्ण होता है या आईटीआई कर लेता है तो उसके बाद उसे स्किल्ड लेबर हम बोलते हैं और इन स्किल्ड लेबर्स को इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर की पोस्ट पर जॉब मिल जाती है। आईटीआई में जब हम विषयों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ट्रेड विषय को हम ट्रेड बोलते हैं। जैसे अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आईटीआई कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ट्रेड हुई, इलेक्ट्रीशियन एक ट्रेड हुई, मोटर मैकेनिक एक ट्रेड हुई, वायरमैन एक ट्रेड हुई। इस प्रकार से आईटीआई में ट्रेड्स चलती है, जबकि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में ब्रांचेस होती है। मतलब वही शब्द जो आप वहाँ पर ट्रेड यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर आप यहाँ पर ब्रांच वर्ड यूज़ करने वाले हैं। मतलब यहाँ अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे मैकेनिक ट्रेड में मैंने आईटीआई किया है तो मैं यहाँ मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा। आप मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो नॉमेनक्लेचर है, जो हम शब्दावली उपयोग करते हैं, आईटीआई में ट्रेड यूज़ करते हैं और डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में हम ब्रांच यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि स्टूडेंट डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग भी कर सकता है। डिप्लोमा करके अगर उसने स्टूडेंट 10th के बाद सीधे डिप्लोमा कर रहा है और वो ग्रेजुएशन करना चाहता है तो ग्रेजुएशन करने के लिए वो सीधे इंजीनियरिंग, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, इस 4 साल के कोर्स के सेकंड ईयर में सीधे उसको एडमिशन मिल जाता है। मतलब ये हुआ कि डिप्लोमा 3 साल में स्टूडेंट करेगा, 3 साल में इंजीनियरिंग करेगा, क्योंकि सेकंड ईयर में एडमिशन मिल रहा है तो इंजीनियरिंग 3 साल में इंजीनियरिंग हो जाएगी और टोटल 6 साल में बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं डिप्लोमा करके तो भी आपके पास रास्ता खुला हुआ है। और कोई बच्चा 10th करके 10th के बाद 12th करता है तो 2 साल में उसने 12th किया, 12th के बाद उसने इंजीनियरिंग 4 साल में किया तो वो भी 6 साल में क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा। तो कहीं से कहीं आप अगर 10th के बाद डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करते हैं तो 10th के बाद जो बच्चा 12th करके इंजीनियरिंग कर रहा है आप हमेशा उसके बराबर या उससे प्लस ही रहेंगे। उससे प्लस इसलिए रहेंगे कि आप यहाँ समझे, आपका ये जो 3 साल है, ये 3 साल आपने टेक्निकल एजुकेशन को दे दिया है। मतलब आप कुल मिलाकर के 6 साल की स्टडीज़ में 6 ही साल आपने टेक्निकल एजुकेशन के बारे में पढ़ा, आपके विषय के बारे में पढ़ा, एक पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में पढ़ा। तो आपका नॉलेज लेवल, जो बच्चा 2 साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ करके आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं उस ब्रांच को लेकर के ज़्यादा होगा। तो कहीं से कहीं डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करना बुरा सौदा नहीं है। कब तक बुरा सौदा नहीं है? जब तक कि मैं अगर डायरेक्ट JEE की प्लानिंग कर रहा हूँ, JEE दे करके अगर मुझे ये प्लान करना है कि मैं सीधे IIT तक पहुँचूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज तक मुझे अगर पहुँचने का मेरा सपना है, तो वो सपना इस रास्ते में
इस तरीके से पूरा नहीं होगा। ग्रेजुएशन के बाद आप गेट एग्जाम दे करके पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, पीजी करने के लिए आप आईआईटीज जा सकते हैं। मतलब आईआईटीज आप इधर से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पीजी करने के लिए आईआईटीज जाना पड़ेगा। यहां आप सीधे ग्रेजुएशन करने के लिए आईआईटीज जा सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि मैं डिप्लोमा करूं या ना करूं। पेरेंट्स के लिए भी यही प्रश्न होता है कि हम बच्चे को डिप्लोमा करवाएं या ना करवाएं। तो यहाँ सोचने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि हमें बच्चे की योग्यता देखनी है, बच्चे को खुद को अपनी योग्यता देखनी है। मैं मेरे बारे में जितना जानता हूँ उतना मेरे शिक्षक नहीं जान सकते, उतना मेरे पेरेंट्स नहीं जान सकते, क्योंकि मुझे इंटरनली पता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा किस में ज़्यादा मन लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बच्चे को आपको ये एक पिक्चर क्लियर करनी है। या अगर आप स्टूडेंट है और आप अगर इस बात को सुन रहे हैं तो आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए कि अगर मैं आईआईटी की एग्जाम क्लियर करने का कैलिबर रखता हूँ, कॉम्पिटेंस रखता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि आप किस लेवल की मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर आपके दिमाग में ये सेट है कि मैं भारत के टॉप 20,000 15,000 बच्चों में आकर के आईआईटी के लिए जेईई दूंगा, मेंस दूंगा, एडवांस दूंगा, तो मैं नो डाउट आपको ये कहूँगा कि आप 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेकर के 12th करें और 12th के बाद जेईई की प्रिपरेशन, यहाँ 10th के बाद सीधे आप अभी से ही जेईई की प्रिपरेशन साथ में 11 12th के स्टार्ट करें और जेईई क्लियर करके और अपना भविष्य उस दिशा में बनाएं। फिर एक पॉइंट और बनता है, आजकल हम ये भी देखते हैं कि देखिए जब हम जेईई की प्रिपरेशन, मैंने अभी आपसे कहा कि आप 10th के बाद ही स्टार्ट कर दें, तो कई बार इसमें फाइनेंशियल मैटर भी आता है। हमारा फाइनेंशियल एनवायरनमेंट हमें कितना सपोर्ट कर रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर मान लो सपोज मैं ये कहूँ कि मुझे 1 साल जाकर के कोटा प्रिपरेशन करना है और कोटा प्रिपरेशन करने का अगर मेरा आर्थिक स्थिति नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका निर्णय कुछ और हो सकता है, आपकी योग्यता कुछ कह सकती है, आपका निर्णय कुछ और हो सकता है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स को देख करके आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करना है या 12th करके जेईई की तैयारी करके इंजीनियरिंग करने जाना है। क्योंकि लक्ष्य हमारा कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग एजुकेशन में हम जा रहे हैं। हम कुल मिलाकर के 10th के बाद हमने सीधा एक इंजीनियरिंग फील्ड चुन लिया है। कई सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद आते हैं, आर्ट्स से 12th कर लिया, कॉमर्स से 12th कर लिया, बायो से 12th कर लिया और अब वो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको अब इसी रास्ते में चलना है। आप अपने 2 साल ऑलरेडी व्यर्थ कर चुके हैं। अगर आपने आर्ट्स पढ़ लिया है तो आर्ट्स का और इस फील्ड का या कॉमर्स और इस फील्ड का कोई मेल नहीं है। पर हम जिस दिन जागे उसी दिन सवेरा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम ये कह दें कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अब दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़ना है। अब हमें ये सोच करके आगे बढ़ना है कि अब मैं डिप्लोमा करके अपना फ्यूचर इंजीनियरिंग फील्ड में बनाऊंगा। हो सकता है कि मुझे पहले साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स अगर मिलते हैं तो उन सब्जेक्ट्स में मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि मैं 2 साल आर्ट्स पढ़ चुका हूँ। तो हो सकता है कि मेरा जो टच था मैथ्स से, बहुत ज़्यादा टच जो हमारा 10th तक रहता है, हम हर साल एक गणित, एक विषय लेकर के पढ़ते हैं, वो अगर हमने 11 12 में हमने मैथ्स को छूना ही छोड़ दिया है तो उस कंडीशन में मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसको हम माइंड में रखें कि मुझे कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी वापस फ्लो में आने के लिए। तो जब आप उस माइंडसेट के साथ डिप्लोमा में कदम रखेंगे तो फ्यूचर 101% बनेगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को लेकर के स्टूडेंट बाद में डिमोरलाइज होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिप्लोमा छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप फिर से आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें वो समय बर्बाद नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि समय बहुत मूल्यवान है। हम जिस भी दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में हम पूरा पोटेंशियल लगाएं। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अभी का जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में हम ये देखें कि अब चूंकि बहुत सारे कॉलेजेस हो गए, एक समय होता था कि आप किसी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में कदम तभी दे पाते थे जब आप किसी एक राष्ट्र, देश की या राज्य की किसी एक प्रतिष्ठित एग्जाम को आप पास करें। जैसे हमने जब इंजीनियरिंग किया तब हमारे टाइम पीईटी एग्जाम होती थी या पीपीटी एग्जाम होती थी। आप जब तक वो एग्जाम क्वालिफाई करना तो दूर, आप उसमें जब तक रैंक में नहीं आ जाते हो, जब हमने एडमिशन लिया था तब 1000-1200 सीट हुआ करती थी, तो जब तक आपका नाम 1000-1200 के अंदर नहीं आ जाता तब तक आप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। तो अब वो जमाना गया। अब इतने कॉलेजेस हो गए, इतनी सीट्स हो गई कि आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा।
आप जिस ब्रांच को सोच रहे हो वो ब्रांच आपको मिल जाएगी, वो विषय आपको मिल जाएगा। मतलब हम ये दूसरे तरीके से हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे पहले बीए बीएससी बीकॉम होता था, इजीली वो एडमिशन हो जाता था, वैसे ही अब हमारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है। तो एडमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे कौन सा पर्टिकुलर फील्ड लेना है और उस फील्ड में जाकर के किस माइंडसेट से मुझे घुसना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैं विषय पर आ रहा हूं, मैं कौन कौन सी ब्रांचेस है उस पर आ रहा हूं। उससे पहले मैं कुछ जो बेसिक कंफ्यूजन्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको हम क्लियर कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पर बताना ज़रूरी मैं महसूस कर रहा हूँ। हमारे कई सारे बच्चे, देखिए हमें सोशल मीडिया को थैंक कहना चाहिए कि सोशल मीडिया की सहायता से आज हम ये सारी इन्फॉर्मेशंस घर बैठे ले पा रहे हैं। मतलब मेरा ही एक वीडियो नहीं है, आप अगर यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको ढेरों वीडियोस मिलेंगे। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें घर बैठे आज की तारीख में मिल रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, दूर दराज के क्षेत्र के बच्चों को भी हर तरीके की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल हो रही है। इस इंफॉर्मेशन का हमें सही दिशा में उपयोग करना है। सही दिशा में उपयोग करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्लोर करें। पेरेंट्स कई बार, मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स कई बार जैसे कॉलेजेस आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, हमसे मिलते हैं। हम जब उनसे बोलते हैं, पूछते हैं कि आप बच्चे को कौन सी ब्रांच में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनका यही जवाब होता है कि हम सोच रहे हैं, आप बताइए कौन कौन से फील्ड्स अच्छे होते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमें जिसको एडमिशन लेकर के पढ़ना है, वो जब तक डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तब तक अगर हम अपने लेवल पर ब्रांच डिसाइड करेंगे तो हमें वो मज़ा नहीं आने वाला। कारण इसके पीछे ये है कि अगर आपने अपने लेवल पर डिसाइड करके बच्चे को बता दिया कि आप इस पर्टिकुलर ब्रांच में करो, तो बच्चे के पास एक हमेशा बहाना होगा कि आपने कहा इसलिए मैं ये कर रहा हूं। मैं ये सोचता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हमें ऐसा ऑप्शन बच्चे को नहीं लेना चाहिए। हमें बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि आप मेरे साथ चलो। बच्चे को आप अपने साथ ले जाएं। कहीं पर भी आप कहीं पर भी किसी से मिल रहे हैं, किसी से इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उस वक्त बच्चे को अपने साथ रखिए। बच्चे को वो सब कहानी सुनवाइए, जो कहानी आप सुन रहे हैं वही कहानी उस बच्चे को भी सुनने दीजिए। बच्चे को ये देखने दीजिए कि वो बच्चा किस पर्टिकुलर फील्ड से खुद को अटैच्ड महसूस कर रहा है। कई बार होता है कि मान लो मुझे कारें देख करके बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे कार की डिज़ाइन बड़ी अच्छी लग रही है। हो सकता है कि वो बच्चा कुछ डिज़ाइन के फील्ड में चला जाए। किसी को कंस्ट्रक्शंस देख करके बड़ा अच्छा लगता है, हो सकता है कि उसे वो फील्ड अट्रैक्ट, मतलब ये जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यही उदाहरण बच्चे के दिमाग में नहीं आएंगे, आप ऐसे उदाहरण देकर के उसको नहीं सेट कर सकते। लेकिन बच्चा जब सुनेगा तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ उसे अपील करेगा, उसको अंदर से कहीं से कुछ निकल के आएगा कि हाँ यार, ये कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इसमें मुझे ज़्यादा मजा आएगा। ज़्यादा मज़ा आने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। पहले यह हुआ करता था कि नहीं, आप इंजीनियरिंग कर लो, आप इंजीनियर हो, आपका एडमिशन हो गया 6 साल 7 साल में, 4 साल का कोर्स आपने 7 साल में भी किया तो भी आपको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी। अब वो कहानी नहीं बची, अब वही कंपटीशन है। जब वो उसको इंजॉय करके पढ़ेगा, अब हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही पर्टिकुलर किसी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है और बाकी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटीज सब फील्ड में है। अब सभी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है तो हम फिर हमारी मन का जो हमें अंदर से जो महसूस हो रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में करना चाहिए, हम उस फील्ड में क्यों ना जाए। तो पहली चीज तो ये कि आप बच्चे को साथ लेकर के जाइए। जो बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं जा पा रहे हैं, खुद अपने आसपास के कॉलेजेस में, देखिए मैं मध्य प्रदेश की स्पेशली बात कर सकता हूँ। मध्य प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्पेशली, सभी ओपन है आपके लिए। आप किसी भी कॉलेज में जाकर के किसी भी फैकल्टी से बात करेंगे तो वो 101% आपको सुनेंगे, आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप उनसे मिलिए, उनसे ब्रांचेस के बारे में जानकारी लीजिए और फिर डिसाइड करिए कि आप कौन सी पर्टिकुलर विषय के बारे में पढ़ना चाहते हैं। मैं तो बताऊंगा ही यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। आप मेरी बात सुनकर के फिर और एक्सप्लोर करिए और एक्सप्लोर करके फिर फाइनली डिसाइड करिए कि आपको किस पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेना है। उसके अकॉर्डिंगली फिर अपन चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि आज 2 जुलाई है, आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है और चॉइस फिलिंग करके हमें चॉइस को लॉक करना है, तभी हमारा एडमिशन होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज ही लेकर के आपके सामने आया हूँ। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या बन रही है कि हमें एक्सप्लोर करना है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम एक्सप्लोरेशन में जाते हैं, कई बार एक तो ये होता है कि मुझे अंदर से क्या आ रहा है, दूसरा एक केस ये बनता है कि हम लोगों के विचारों से कई बार डायरेक्ट प्रभावित भी हो जाते हैं। किसी ने कह दिया इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत जॉब्स है, तुम तो ये कर लो, तो हम वो करने चले गए।
हमें ये भी देखना है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब्स की नेचर क्या होने वाली है, उस जॉब नेचर से मेरी योग्यता या मेरा जो मेहनत करने का जो तरीका है वो मैच करेगा कि नहीं करेगा, मेरा इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे है कि नहीं है। हमें हमारी योग्यता भी देखनी। कई बार क्या होता है, हमें बड़ा स्ट्रगल होता है, मैथ्स और साइंस में हमें स्ट्रगल महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। तो आप एक स्किल्ड लेबर से अच्छे सुपरवाइजर आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहे कि आप कोडिंग कर लें तो हो सकता है कि आप कोडिंग ना कर पाए। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कौन से विषयों में किस स्तर का ज्ञान जरूरी है, फ्यूचर में भी आगे भी मुझे किस पर्टिकुलर, देखिए अगर किसी इंडस्ट्री में जाकर के मुझे जॉब मिल जाता है तो मेरा वर्क कल्चर अलग होगा। वहां जाकर के मुझे कोई एक स्पेसिफिक किसी मशीन को ऑपरेट करना है, या 5 लोगों से अगर मान लो मुझे किसी साइट पर जाकर के काम करवाना है, अगर मैं सिविल की बात करूं, मुझे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर स्किल्ड लेबर से काम करवाना है, तो मुझे पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है, उस पर्टिकुलर डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे ये डिसाइड करना है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जॉब के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिन स्ट्रक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता है। उन स्ट्रक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर जॉब कल्चर को समझने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग यूज करना नहीं पड़ता। तो ऐसे केसेस में आपको ये जरूर से डिसाइड करना चाहिए कि मेरे लिए क्या सुटेबल है, और ये क्या सुटेबल है ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैं खुद डिसाइड करूँ, मैं सबसे जानकारी लूँ, सबसे बात करूँ, उसके बाद मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात करते हैं कौन कौन सी और इंपॉर्टेंट बातें हैं और कौन कौन से विषय डिप्लोमा में हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए, मैं अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करूं, इसको हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग कहते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो कोर ब्रांचेस की ही मैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बात करने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी कोर्सेज की यहाँ पर बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो आजकल कोई सुनना पसंद नहीं करता है। तो मैं कोर ब्रांचेस की डिटेल इंफॉर्मेशन जितनी मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर सपोज हम ये बात करें कि डिप्लोमा करके मैं किन किन फील्ड्स में मुझे जॉब्स मिल पाएगी, तो यहाँ पर देखिए मैं पहले इसको 2 बड़े पार्ट में क्लासिफाई कर देता हूँ। एक पार्ट में ले लेता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर, और एक पार्ट में ले लेता हूँ प्राइवेट सेक्टर। कई बार क्या होता है, देखिए हमें गवर्नमेंट सेक्टर से हम अट्रैक्टेड फील करते हैं, कई सारे लोग करते हैं यार कि मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आपको कैसी जॉब चाहिए आपको ये भी सोचना पड़ेगा। देखिए, मेहनत तो हर पर्टिकुलर केस में आपको करना ही करना है। आप ये तो कतई ना सोचें कि भाई मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मेरा काम हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग फील्ड में कदम रख रहे हैं, मतलब ये मान के चलिए कि आपको कुछ समय मेहनत करनी है, और अगर आपने कुछ समय मेहनत कर ली तो जिंदगी भर आराम से गुजरेगी, ये तय है। इसलिए आप कुछ समय मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बिना मेहनत के तो दुनिया में कहीं कुछ भी हम अचीव नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम 2-3 साल 4 साल अच्छे से मेहनत कर लें। तो अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूं तो देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। जैसे रेलवे हुआ, मैं सबसे पहले रेलवे लिख देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे आते हैं, आईटीआई वाले भी बच्चे आते हैं, वो यही बोलते हैं, या कई सारे बच्चों को मैंने सुना है कि हमें तो रेलवे में जाना है। रेलवे में अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कई बार वैकेंसीज निकलती है, और लगभग हर ब्रांच के लिए निकलती है। मतलब हर ब्रांच के लिए निकलने का मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल हुआ आपका, इलेक्ट्रिकल हुआ आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ आपका, इन सभी ब्रांचेस के लिए स्पेशली हर रेलवे के डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रहती है। तो अगर रेलवे हुआ आपका, या और भी बड़े बड़े जो आपके रिसर्च सेक्टर से, डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, इनमें आप जैसे टेक्नीशियन लेवल की जॉब्स हुई या असिस्टेंट लेवल की जॉब्स हुई, ये जॉब्स आपको रेलवे में मिलती है। यहाँ पर आप असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब कह सकते हैं, जूनियर इंजीनियर की जॉब्स आप कह सकते हैं। ऐसे कई सारे और भी नाम हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हुआ, ओएनजीसी हुआ, सेल हुआ, गेल हुआ, ऐसे कई सारी ये लिस्ट है। अब होता क्या है, हमेशा हर साल इनकी वॉन्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ये हुआ कि आपको इनके लिए तैयार होना पड़ेगा। आप इनके सिलेबस देखें, इनके एग्जाम्स निकलते हैं, उन सिलेबस को देखें, और उन सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने आप को आप प्रिपेयर करके रखें। जैसे ही वैकेंसी आती है आपको उसको भर के और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। अगर आपने वो एग्ज़ाम निकाल लिया तो आप आसानी से आपको जॉब मिल जाती है।
प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स को मैं दो बड़े रूप में क्लासिफाई करूंगा। एक पूरा कोर इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं। कोर इंडस्ट्रीज में आपकी जितनी भी मशीनरी वाली यूनिट्स हैं वो सब कुछ यूनिट्स हो गई। उसके अलावा आपके पास में एक सॉफ्टवेयर फील्ड है, सॉफ्टवेयर कंपनीज वाला जो फील्ड है। उसके बाद आईटी टेलीकॉम कंपनीज है। ये पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर के दो बड़े भाग हैं। टेलीकॉम गवर्नमेंट में भी है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बीएसएनएल हुआ आपका, एमटीएनएल हुआ आपका, और इवन हमारे कई सारे पब्लिक सेक्टर के रिक्रूटमेंट जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल भी यूज़ होता है काफ़ी, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब में ये सारे फील्ड्स पर्टिकुलर आपके गवर्नमेंट सेक्टर में कवर हो जाते हैं। तो जब हम कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो कोर इंडस्ट्रीज में आपको इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब्स मिल जाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और फिर आईटी और टेलीकॉम कंपनीज हैं। तो ये तो वो सारे फील्ड्स हुए जहां जहां आपको जॉब्स मिल सकती है। अब कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज से कौन कौन से फील्ड में आपको जॉब्स मिलती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर सबसे पहले मैं सपोज मैकेनिकल की बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मशीन से रिलेटेड है। मतलब इंडस्ट्री में मेनली आपको जॉब्स मिलने वाले हैं। इंडस्ट्री में जब आप देखते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई मशीन ऑपरेट हो रही है, मतलब हर एक फील्ड जहां पर कोई मशीन काम कर रही है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो आपका फूड आइटम जनरेशन का सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर जहां पर कोई भी मशीन यूज हो रही, वहां पर सब जगह मैकेनिकल इंजीनियर यूज होता है। तो बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, कोर फील्ड है, सदाबहार फील्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी इसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा रहती है और कभी बहुत कम हो जाती है। इसमें हमेशा आप ऐसा कह सकते हैं कि सम बना रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कहा जाता है कि ये एवरग्रीन है, लेकिन इसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। मतलब आपको कुछ समय अच्छा हार्डवर्क उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलती है। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट कोर फील्ड है दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम हाई वोल्टेज को लेकर के बात करते हैं। हाई वोल्टेज मतलब जैसे घरों में भी जो वोल्टेज आ रहा है 230 240 वोल्ट एसी सिग्नल जो आपके घरों में आ रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पावर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फील्ड होते हैं। एक आपका पावर जनरेशन होता है और एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन होता है। पावर जनरेशन का मतलब ये है कि जहां जहां भी पावर जनरेट हो रहा है वहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जहां जहां भी आप पावर को ट्रांसमिट करके और घरों घरों तक लाइट पहुंचा रहे हैं, इंडस्ट्रीज तक लाइट पहुंचा रहे हैं। तो जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशली आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूज होता है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप देखिए कि कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं होगा जिस इंडस्ट्री में आपको पावर यूज ना होता हो। तो ऑटोमेटिकली जहां आपका मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहा है वहां पर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी काम करेगा ही करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कोर फील्ड देखिए वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अगर मैं बात करूं, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कम वोल्टेज पर, लो वोल्टेज पर जो भी काम हो रहा है, जैसे आपका मोबाइल फोन अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन कम वोल्टेज पर काम कर रहा है। आपके घरों में आजकल टीवी भी आप देख रहे होंगे तो हमने एलईडी टीवी लगा ली है, एलसीडी लगा ली है, तो एक अडेप्टर लगा करके हम उसको पावर दे रहे हैं। आपका लैपटॉप देख लें, अडेप्टर से वो चार्ज हो रहा है। आप आजकल आप देख लीजिए कोई सी भी ऐसी डिवाइस नहीं है जहां पर कंट्रोलिंग के लिए कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन ना लगाओ। आप आपका वॉशिंग मशीन देख लीजिए, आपने वहां पर टाइमर लगा रखा है, ऑटोमेटिक कर रखा है उसको। आज आप घर में देख लीजिए, घर में अगर मान लो आपके छत पर टंकी लगी हुई है तो आप उस पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करते हैं कि जैसे ही टंकी ओवरफ्लो हो आपका मोटर बंद हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपने क्या यूज़ किया, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ किया है। आज अगर हम कार की बात करें, हमारी कार के अंदर हम बैठे तो हम कह रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार्स आने वाली है। ड्राइवरलेस कार्स आ गई है, यहाँ इंडिया में भी जल्दी आ जाएंगी। तो इस पर्टिकुलर केस में भी देखिए हम ये कह रहे हैं कि बिना किसी व्यक्ति की प्रेजेंस के कार अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं सेंसर्स लगे होंगे, वो सेंस करेंगे, रोड को सेंस करेंगे, किसी की प्रेजेंस चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर कुछ एक्शन होगा। मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वहां पर लगा हुआ है। आज हम हमारे टू व्हीलर की बात अगर करें तो उसमें डिस्प्ले पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है।
तो ऐसा कोई आज अगर मान लो मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, पावर ट्रांसमिशन की बात करूं, तो आप घरों में स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं कि हमारे मीटर में जितनी भी खपत हुई ऑटोमेटिकली एक बिल जनरेट होकर के आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे मैकेनिकल का पार्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो, चाहे कंप्यूटर का पार्ट हो, हर जगह कंप्यूटर का आपका सीपीयू, आपका लैपटॉप के अंदर जो वो पूरा मदरबोर्ड लगा हुआ है, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसी न किसी रूप में आपका इलेक्ट्रिकल है, और किसी न किसी रूप में मैकेनिकल है। ये कोर है बेसिकली। हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन को छोड़ करके ये पूरा का पूरा कोर सेक्टर होता है। तो आपको ये देखना है कि इनमें से आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें कम्युनिकेशन भी है। कम्युनिकेशन मतलब, अब देखिए जैसे सपोज हम आजकल बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर आप जैसे कार में बैठे हैं, आपके पास अगर की है, चाबी है कार की, तो आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं होती, चाबी आपकी जेब में है, आपने एक पावर बटन होता है उसको पुश किया और आपकी गाड़ी ऑन हो गई। कैसे गाड़ी ऑन हो गई? वो इसलिए ऑन हो गई क्योंकि आपके पास जो पर्टिकुलर की है, उस की को आपकी कार सेंस कर रही है कि अगर उस रेंज में, उसकी रेंज में जो व्यक्ति वहां पर पावर बटन दबा रहा है, अगर उसके पास में अगर वो की है तो उसको ऑन करना है। अगर उसके पास वो की नहीं है और वो बटन प्रेस करे तो गाड़ी ऑन नहीं होती है। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है बेसिकली। आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं, हमने 2G सुना, 3G सुना, हमारे BSNL 4G लॉन्च कर रहा है, और हम कह रहे हैं जियो ने 5G लॉन्च कर दिया है। आजकल हमारे मोबाइल में 5G के टावर आने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में कम्युनिकेशन हो रहा है, डाटा हमें मिल रहा है, हाई स्पीड डाटा हमें मिल रहा है। ये क्या है? ये कम्युनिकेशन। आज हम हमारे घरों में ऑप्टिकल फाइबर केबल आ रही है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जियो सब तरफ बिछा रहा है। ये क्या है? कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होता है। तो कुल मिलाकर के ये 3 इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कोर सेक्टर्स हो गए, जहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलेगी, जहां पर आपको कोर सेक्टर में प्राइवेट जॉब्स भी मिलेगी। इसके साथ एक और जो इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर हमारा बनता है वो होता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग जनरली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शंस में हम, इसमें भी देखिए गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। आपको क्या ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस फील्ड में कितना क्या अवेलेबल है, ये सभी कोर है। इन सब कोर ब्रांचेस में एक आपका एक वर्क कल्चर होता है। आपको उस वर्क कल्चर के बारे में सीखना है, समझना। अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैं बात करूं कि अगर मेरी जॉब सपोज जियो में फाइबर इंस्टॉलेशन में लगी हुई है, तो मेरे पास एक डिवाइस होगा, जिस डिवाइस से मुझे फायर कट करना है या फायर को ज्वाइन कर करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, या वो जो कर रहे हैं उनको देखना है, हमें उनको सुपरवाइज करना है कि आप ये काम प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो ये एक वर्क कल्चर हो गया। मुझे कोई नया लर्निंग करके, कुछ नया सीख करके कोई नया काम नहीं करना होता इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जब मैं कोर सेक्टर की बात करता हूं। हाँ, आप सीखते हैं तो आपका डेवलपमेंट होता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मतलब आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सीखेंगे नहीं। जैसे आज 3G 4G चल रहा है, 5G आ गया है, कल 6G भी आएगा। तो आप अपग्रेडेशन करना चाहेंगे तो अपग्रेडेशन भी होगा, और अपग्रेडेशन के रूप में आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन रोज आपके लिए कोई नया चैलेंजिंग जॉब हो, ऐसा ये जॉब्स नहीं होते। सिविल में कंस्ट्रक्शन में आप डैम के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, रोड प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जहां पर सिविल इंजीनियर यूज होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आप कई सारे विभाग हैं, जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, और आपके नगर पालिका हुए, जिला पंचायत हुए, इन सब में भी हम देखते हैं कि कई सारे सिविल इंजीनियर्स वहाँ पर भी उपयोग होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं। तो देखिए ये कुल मिलाकर के कोर सेक्टर्स हुए। और इन कोर सेक्टर्स के बाद एक जो सॉफ्टवेयर फील्ड वाली ब्रांच है, उसमें आजकल बहुत बूम है, उसको लेकर के भी मैं बात कर लूँ। ये है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मेनली हम सॉफ्टवेयर की बात करें। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। कई बार बच्चे आते हैं, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लगते हैं कि डिप्लोमा करके मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना है, डिप्लोमा करके मुझे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनना है। आप ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि कंप्यूटर तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चलाऊंगा, सिविल में भी चलाऊंगा। सिविल में भी मुझे डिज़ाइन बनानी है तो मुझे कंप्यूटर से ही बनानी है। मैं कुछ सॉफ्टवेयर सिविल में भी सीखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैं सॉफ्टवेयर सीखूंगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ कंपोनेंट की डिज़ाइन बनानी है, टेस्टिंग करनी है, तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर से ही करूँगा।
कम्युनिकेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मुझे सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, तो बिना किसी इम्प्लीमेंटेशन के, सिमुलेशन के मैं नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, हर पर्टिकुलर फील्ड में कंप्यूटर तो आपको मिलना ही मिलना है। हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स में आपको काम करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी जब कोई कंस्ट्रक्शन, कोई नया चीज़ लेकर के आती है तो डायरेक्ट बना करके और लेकर के आए, क्योंकि डायरेक्ट बनाना मतलब उसमें बहुत कॉस्ट लगता है। तो पहले कुछ सिमुलेशन करना पड़ता है, उसका एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, उसको पर्टिकुलरली कुछ पैरामीटर्स पर चेक किया जाता है कि हाँ ये इन पैरामीटर्स पे ये जो पर्टिकुलर थियोरेटिकली जो हम सोच रहे हैं ये विथ स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद कहीं प्रैक्टिकली वो डिज़ाइन बन करके और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सॉफ्टवेयर हर जगह पर है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अपने आप में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पर काम करती है। आज अगर मान लो हम यूट्यूब पर ये वीडियो डाल रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब के बैकएंड में एक पूरी टीम लगी हुई है जो इन वीडियोस को मैनेज कर रही है, आपकी सर्च को मैनेज कर रही है, सब कुछ। तो ये पूरा जो मैनेजमेंट है ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कर रहा है। आपके अकाउंट्स कहीं हैं, आपका ये जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो इसके पीछे कोई एक पूरी सॉफ्टवेयर टीम है जो इस पूरे पूरे घटनाक्रम को मैनेज कर रही है। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो कहीं पर सेव हो रहे हैं, फिर कहीं कोई क्लिक कर रहा है तो उसको दिख रहे हैं, फिर वो टिक कर रहा है तो आपको मैसेज जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। आपको प्रोग्रामिंग करना है। अगर आप अपने आप को इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के लिए तैयार मानते हैं कि हाँ मैं प्रोग्रामिंग करूँगा, मेरे परसेंटेज क्या है, देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कई बार जैसे अभी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, हम बात करते हैं, तो वो कई बार बोलते हैं कि कोरोना था तो मेरे ये बन गया, मेरा वो बन गया। आप अपने आप से पूछिए कि आप इन फील्ड्स में कहाँ अपने आप को खड़ा अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि सभी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, सभी में आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी है, लेकिन आपको इनमें से ज़्यादा अपीलिंग कौन सा लग रहा है, फिर उस जॉब कल्चर में आप सेट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ऐसा देख करके आपको उसके अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के जो आया था वो यही था कि आप इन ब्रांचेस का बेसिक स्ट्रक्चर समझें। आप ये समझे कि इनमें इन पर्टिकुलर वर्क कल्चर में कौन सा वर्क कल्चर आपको ज़्यादा अपीलिंग फील हो रहा है, कौन सा आपको अंदर से महसूस करा रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर फील्ड में मुझे मज़ा आएगा। आप वो फील्ड में अपना कदम आंख बंद करके बढ़ा दीजिए, क्योंकि उस फील्ड में जब आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करेंगे तो सक्सेस आपको 101% मिलेगी। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं यह आपको बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जितने भी लोग पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, उसमें से बड़े दुख का विषय है ये। कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए क्योंकि हम देख पा रहे हैं, अदरवाइज ये दुख का विषय है कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स तो डाइवर्टेड हैं। उन्हें मोबाइल चलाने से, फेसबुक चलाने से, व्हाट्सएप चलाने से, इनसे ही फुर्सत नहीं है, या टाइम पास करने से फुर्सत नहीं। ऐसे माहौल में अगर आपने मेहनत कर ली 3 साल, तो आपके पास अच्छे अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। तो फील्ड इतना मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि आप कितना मेहनत से उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आगे अपने आप को लेकर के जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज इस वीडियो लेक्चर में लेकर के आपके लिए आया था कि आप ब्रांच को इस टाइप से देखें, सोचें, समझें और उसके बाद अपनी चॉइस फील करें। आवश्यक लगता है तो आप नियरेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर के एक बार टीचर्स से भी बात करें। उसके बाद में आप आपकी जो चॉइस है उस पर्टिकुलर चॉइस के क्रम में आपकी जो सिचुएशंस है उन सिचुएशंस को भी आप देखें, आप कितना दूर जा सकते हैं, क्या आपको चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को मैंने यहाँ पर मैं लेकर के, हर चैलेंज को लेकर के मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए आपको आपके कई सारे फैक्टर्स भी देखने होंगे। आप कहाँ रह सकते हैं, कहाँ नहीं रह सकते, उसको ध्यान में रखते हुए, ब्रांच को ध्यान में रखते हुए आप अपनी चॉइस का ऑर्डर बनाएं और उस ऑर्डर को ही आप, हमारा चॉइस फिलिंग का जो वीडियो है उस वीडियो के अकॉर्डिंगली आप उसमें चॉइस फिलिंग ऑप्शन पर जा करके और फिर आप चॉइस फिलिंग करें। चलिए हम एक इस वीडियो के एंड में ये भी देखें कि आप चॉइस फिलिंग कहाँ से करेंगे। हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि आप DTMP ऑनलाइन पर जाएंगे, हम चेक करें कि क्या अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि आप जब DTMP ऑनलाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे काउंसलिंग कोर्सेज के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूँ, काउंसलिंग के लिए आगे बढ़े पर जब हम जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्लिक हियर आ गया है। अब जैसे ही आप इस क्लिक हियर पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो वो आपसे आपका रोल नंबर पूछेगा, जन्मतिथि पूछेगा और
उसके बाद में ये कोड पूछेगा, ये कोड भर करके और फिर आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आपसे आपका टेम्प्रेरी पासवर्ड पूछा जाएगा, वो टेम्प्रेरी पासवर्ड आप डालेंगे, उस टेम्प्रेरी पासवर्ड को यूज़ करके आप आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ आप इन निर्देशों को भी जरूर से पढ़ लें कि चॉइस फिलिंग करने से पहले प्राथमिकता के क्रम की सूची तैयार कर ले। आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपने जो सेट कर दिया उसमें ऑप्शन आता है साइड में, उससे आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि फी वीवर वाले विकल्पों के साथ सामान्य विकल्प भी भरें। मतलब ये हुआ कि आपने अगर TFW में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मंदसौर का इलेक्ट्रिकल TFW आपको चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल TFW भरें, उसके बाद में आप नॉर्मल इलेक्ट्रिकल भी भरें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने TFW भर दिया और आपने नॉर्मल भरा ही नहीं, TFW में आपका मेरिट से एडमिशन नहीं हुआ तो आपको एडमिशन ही नहीं मिला, ऐसा ना हो जाए। तो चॉइस फिलिंग करते वक्त आप बहुत सावधानी रखें, मैक्सिमम चॉइस भर। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको, आप मैक्सिमम चॉइस भरें ताकि कहीं से कहीं कोई त्रुटि ना हो सके। तो स्टूडेंट्स बने रहिए इलेक्स गुरु पर, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस डिप्लोमा विषयों के बारे में जानकारी पहुंच सके। और इससे अधिक और अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम वहां पर आपको उसके बारे में भी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहें इलेक्स गुरु पर, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बना करके लेकर आता रहूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।